डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जो ऑब्जेक्शंस फाइल करने थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती है अपील बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। हाँ जी, पहली अपेलेट बॉडी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में। आइए देखते हैं, रिलेवेंट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 246A, सेक्शन 249 और सेक्शन 250 जो बात करते हैं अपील बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फॉर अपील बिफोर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, दिस इज द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। ये फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है और जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है इनकी जो ड्यूटीज़ है वो काजी जुडिशियल ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड दे आर जुडिशियल बॉडी ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है वो डुअल फंक्शन इस बॉडी का होता है। और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जो है वो आप कह सकते हैं कि एक ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में अपील फाइल कर सकते हो। स्क्रूटनी असेसमेंट का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपील फाइल की जा सकती है। जो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर जो आपकी ITR प्रोसेस करके आपको इंटीमेशन इशू करता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो कि साहब CPC ने कुछ गलत एडजस्टमेंट कर दी और हमें अब रिलीफ चाहिए, कुछ गलत प्रोसेसिंग करके कुछ गलत एडजस्टमेंट करके जो है डिमांड रेज कर दी। अब आपको उसके अगेंस्ट में जो है अपील फाइल करनी है तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में CPC की इंटीमेशन जो कि 143(1) में इशू होती है, आप उसके अगेंस्ट में जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। रीअसेसमेंट ऑर्डर्स सेक्शन 147 में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीकम्पिटेशन अंडर सेक्शन 150 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में भी आप अपील फाइल कर सकते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में। सर्च के केसेस में जहाँ पे ऑर्डर इशू होता है सेक्शन 143A में, उसके अगेंस्ट में भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई है 154 में और वो रेक्टिफिकेशन या तो नहीं हुआ या आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आप उसका रिलीफ आगे लेने के लिए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में जो है अपील फाइल कर सकते हैं। हाँ जी, याद रखिएगा कि रेक्टिफिकेशन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में फाइल कर सकते हैं अपील। ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 92CD3, ये क्या चीज़ है 92CD3, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है वो टेकअप करेंगे। अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा जो है वो डिटेल दे देता हूँ। सेक्शन 92CD सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब असेसी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर करने जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो वहाँ पे वो कुछ मॉडिफाइड रिटर्न्स फाइल करता है असेसमेंट ईयर्स की, जिसके लिए वो APA लेता है। तो वो जब मॉडिफाइड रिटर्न जब वो फाइल करता है तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम को असेस करता है और वो आर्म लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट उसको करता है। अगर कोई डिमांड आनी होती है तो वो डिमांड उसमें असेसमेंट में रेज कर देता है। ये असेसमेंट फॉल होती है सेक्शन 92CD सबसेक्शन 3। हाँ जी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का पार्ट है। APA अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सेक्शन 92CD सबसेक्शन 3 में अगर असेसी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो असेसी CIT अपील्स में अपील फाइल वैलिडली कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं समय सीमा क्या है। समय सीमा CIT अपील्स में अपील फाइल करने की है विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड इशू होगा अंडर सेक्शन 156। हाँ जी, 156 का जो नोटिस ऑफ डिमांड है असेसी को सर्व होने के विदिन 30 days जो है उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में अपील फाइल कर देनी है। दिस इज़ द टाइम लिमिट। यहाँ पे अपील फाइल करने की जो है वो फीस भी लगती है। फीस का एक स्लैब है, मिनिमम फीस है 250 रुपये, मैक्सिमम फीस है 1000 रुपये। कुछ असेस्ड इनकम के हिसाब से जो है वो फीस चार्ज की जाती है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में एक रेस्ट्रिक्शन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स कैन नॉट सेट असाइड द ऑर्डर पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। CIT अपील जो है वो आपकी इनकम को असेस कर सकती है, आपकी इनकम जो है वो इन्हांस कर सकती है, आपकी इनकम को रिड्यूस कर सकती है, आपकी इनकम को सेम लेवल पे मेंटेन कर सकती है, बट जो है वो असेसमेंट को सेट असाइड नहीं कर सकती। मतलब कि आपकी असेसमेंट को सेट असाइड नहीं किया जा सकता, मतलब नलिफाई नहीं किया जा सकता। असेसमेंट को वॉइड एब इनिशियो जो है वो CIT अपील्स नहीं कर सकती है। अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन DRP एंड CIT अपील्स। DRP और CIT अपील्स में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू
कि डीआरपी और सीआईटी अपील्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस। डीआरपी की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्म होती है 3 प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर 3 कमिश्नर से, बट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में सिंगल कमिश्नर होता है, उसको अपन बोलते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ अपील क्या है, यहाँ डीआरपी में आपको ऑब्जेक्शंस फाइल करने होते हैं विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील में भी 30 दिन की टाइम है डिमांड नोटिस जब आपको मिला तब, या फिर इंटीमेशन जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल करने वाले हैं वो आपको सर्व हुई, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, हाँ जी, यहाँ पे डीआरपी के पास कोई पावर नहीं है, देयर इज़ नो पावर टू कॉन्डोन द डिले, बट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास पावर है डिले करने, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की। अगर आप किसी भी कारण से अपील फाइल करने में लेट हो गए हैं तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स आपसे कारण पूछती है दैट वाई यू गॉट लेट इन फाइलिंग ऑफ अपील एंड वाई द अपील हैज़ नॉट बीन फाइल्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज। आपको उनको रीज़न बताना होगा, अगर वो रीज़न उनको जेन्यून लगता है तो वो आपका डिले कॉन्डोन कर सकते हैं, जैसे कोविड-19 कुड बी वन ऑफ द रीज़न। तो यहाँ पे सीआईटी अपील का डिस्क्रिशन है, बट डीआरपी में जो है कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की पावर उनके पास नहीं है। यहाँ पे फाइलिंग की फ़ीस नहीं लगती है ऑब्जेक्शंस की, बट यहाँ पे 250 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, डिपेंड्स अपॉन द स्लैब कि आप कौन से स्लैब में फॉल करते हैं, आपको फ़ीस पे करनी होती है। स्टे ऑफ डिमांड, डीआरपी में ऑटोमेटिकली स्टे ऑफ डिमांड जो है वो ग्रांट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं। सीआईटी अपील में आपको स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगानी होती है टू द इनकम टैक्स ऑफिसर, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आपको कि साहब हमारे पास अभी डिमांड डिपॉजिट कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप हमें डिमांड पे जो स्टे है वो दे दीजिए टिल फाइनलाइजेशन ऑफ अपील बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। इन केस द स्टे रिजेक्टेड, अगर असेसिंग ऑफिसर आपका स्टे रिजेक्ट कर देता है तो द डिमांड इज टू बी पेड ऑफ इज डिसाइडेड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है वो डिमांड पे करनी है। कैसे करनी है आप ये भी कह सकते हैं कि साहब हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे, तो वो डिपेंड करता है असेसिंग ऑफिसर के ऊपर कि आपको वो किस तरीके का रिलीफ देता है फॉर स्टे ऑफ डिमांड। अभी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ और फाइनलाइजेशन ऑफ अपील क्या है, इनको जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ड्राफ्ट ऑर्डर इज फॉरवर्डेड टू द असेसी। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स की क्या टाइम लिमिट है, दे में डिसाइड, दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी लिमिट, ये चाहें तो इससे ज़्यादा समय भी ले सकते हैं। द अपील में डिसाइड द अपील विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच अपील इज फाइल्ड बिफोर हिम। हाँ जी, यहाँ पे टाइम लिमिट है 9 months फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, और यहाँ पे लिमिट है 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, नो पेनल्टी प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अंटिल द मैटर इज डिस्पोज। क्यों? क्योंकि डीआरपी में जब तक मैटर चल रहा है तो पूरा ड्राफ्ट ऑर्डर के ऊपर में जो है वो ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाते हैं, फाइनल ऑर्डर अभी नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अभी इनिशिएट नहीं हुई हैं। सीआईटी अपील्स में टिपिकली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय द आईटीओ। हाँ जी, असेसिंग ऑफिसर जो है इनकम टैक्स ऑफिसर, वो आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट करता है। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है वो सेंट्रलाइज हो चुकी हैं, फिर भी वो आप मान लीजिए कि असेसिंग ऑफिसर ही जो है वो इनिशिएट करता है। अगर आपको पेनल्टी रुकवानी है तो आपको एक स्टे ऑफ पेनल्टी की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है बिफोर असेसिंग ऑफिसर के साथ। जब तक सीआईटी अपील अपना फैसला ना दे दे, आप पेनल्टी का ऑर्डर पास ना करें, उस पर स्टे लगा दें, आप ये एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के सामने फाइल कर सकते हैं। अभी कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डीआरपी में, एक बार डीआरपी अपना ऑर्डर पास कर देगी तो उसको अपना ऑर्डर भेजना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को टू पास अ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में एक बार कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स जो है वो अपना ऑर्डर पास कर देंगे, सो द सेम इज टू बी सेंट टू द असेसिंग ऑफिसर हु विल गिव अपील इफेक्ट्स टू द असेसमेंट ऑर्डर एज पर ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील। अगर सीआईटी अपील ने आपको रिलीफ दिया है तो असेसिंग ऑफिसर के पास वो ऑर्डर जाएगा और असेसिंग ऑफिसर उसमें अपील इफेक्ट्स देगा। अपील इफेक्ट्स मतलब अगर आपकी असेस्ड इनकम जो है वो कम की गई, आपको रिलीफ दिया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको रिफंड ग्रांट करेगा। अगर ऐसा नहीं है, आपकी जो एडिशंस हैं वो एज इट इज़ हैं, तो आपको जो है वो डिमांड जो एज इट इज़ है सेक्शन 156 में जो डिमांड नोटिस आया वो आपको जमा कराना है एज सुन एज पॉसिबल।
सो नेक्स्ट स्टेप है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अपन ने क्या क्या पढ़ा? हाँ जी, यस यस प्लीज़ एवरीबडी वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में ऑब्जेक्शन फाइल करना, उसके बाद हमने पढ़ा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में अपील फाइल करना, और अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अपील बिफोर इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। हाँ जी, ITAT में अपील फाइल करना। रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 253 एंड सेक्शन 254। हाँ जी, once the order of assessing officer after giving effect to the DRP directions or CITA are issued, the appeal can be filed with the ITAT। हाँ जी, अब ITAT में दो जगह से अपील फाइल जा सकती है कि अगर आपने CIT अपील में अपील फाइल की थी और CIT अपील ने आपके अगेंस्ट में फैसला दिया है, तो आप उस फैसले की अपील इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल में फाइल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आप DRP में गए थे और DRP में ने आपके अगेंस्ट में डायरेक्शंस दिए हैं, तो उस केस में आप CIT अपील्स में फाइल नहीं करेंगे, उसकी अपील डायरेक्टली फाइल होगी ITAT में। हाँ जी, टाइम लिमिट क्या है? विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ विच द ऑर्डर सॉट टू बी अपील अगेंस्ट इज कम्युनिकेटेड टू द SAC। जब जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील फाइल करना चाहते हैं, आपको वो जब कम्युनिकेट हुआ उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ITAT में जो है वो अपील फाइल कर देनी है। If the revenue authorities have filed an appeal on a matter where CIT appeal have held in favor of assessee, then the principal commissioner of income tax can direct assessing officer to file an appeal on order of CIT appeal before the tribunal। हाँ जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील जो है वो असेसी के फेवर में डिसीजन दे देती है। तो यहाँ पे ITAT में अपील कौन फाइल करेगा? डिपार्टमेंट, राइट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो कमिश्नर है, जो रिलेवेंट कमिश्नर है, वो डायरेक्शन देगा असेसिंग ऑफिसर को कि आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में ITAT में अपील फाइल कर दीजिए। तो ITAT में दोनों जने अपील फाइल कर सकते हैं, एक असेसी भी फाइल कर सकता है और डिपार्टमेंट भी जो है वो अपील फाइल कर सकता है। इन केस एन ऑर्डर अराइजिंग परसेंट टू डायरेक्शन ऑफ द DRP, the demand becomes payable and a stay application will need to be filed with the AO requesting for stay of demand। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो DRP के डायरेक्शन से अराइज हुआ है और आप उसकी डिमांड पे स्टे लेना चाहते हैं, तो साहब यहाँ पे आपको स्टे एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ेगी असेसिंग ऑफिसर को। इन केस द स्टे एप्लीकेशन, अगर असेसिंग ऑफिसर स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है तो असेसी को स्टे एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी बिफोर द ट्रिब्यूनल कि साहब असेसिंग ऑफिसर ने तो मेरी स्टे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे स्टे ग्रांट कर दीजिए। डिमांड पे जो अपील है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। एन ऑर्डर इज पास बाय द ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ एसएससी एंड रेवेन्यू अथॉरिटीज। ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर तब पास करती है जब वो एसएससी को भी पूरी तरीके से सुन चुकी होती है और डिपार्टमेंटल ऑफिसर को भी पूरी तरीके से सुन चुकी होती है। डिपार्टमेंटल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की तरफ से वहाँ पे हमेशा आपको एक बंदा दिखेगा जिसको हम बोलते हैं DR, दैट इज़ डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। ये भी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं। दे आर लीगल एक्सपर्ट्स इन अपील्स स्पेशली रिलेटिंग टू इनकम टैक्स मैटर्स। तो यहाँ पे ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट को, उनको हम बोलते हैं DR, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, वंस द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल इज इशूड एन ऑर्डर गिविंग अफेक्ट विल नीड टू बी पास बाय द असेसिंग ऑफिसर एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिमांड पेड ऑफ और रिफंड इशूड। एक बार ITAT ने अपना ऑर्डर इशू कर दिया, उसके बाद उस ऑर्डर के जो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स हैं वो असेसिंग ऑफिसर को देने होते हैं। अगर रिफंड बनता है तो रिफंड उसको देना होता है, अगर डिमांड बनती है तो डिमांड की रिकवरी जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में हाई कोर्ट, अपील बिफोर द हाई कोर्ट, जिसका रिलेवेंट सेक्शन है 260A एंड 260B। वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का, यस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, उसके बाद इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल। अभी हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। हाँ जी, हाई कोर्ट में अपील लाइज इन हाई कोर्ट अगेंस्ट डिसीजन गिवन बाय द अपेलेट ट्रिब्यूनल। ITAT के अगेंस्ट में जो डिसीजन है उसकी अपील फाइल की जा सकती है, राइट। जो डिसीजन ITAT ने दिया है उसकी अपील फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में। वापस हाई कोर्ट में दोनों अपील फाइल कर सकते हैं, असेसी भी फाइल कर सकता है और डिपार्टमेंट भी जो है वो अपील फाइल कर सकता है। हाँ जी, अपील कैन बी फाइल्ड बाय एग्रीव्ड प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर,
प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड कमिश्नर और एसएससी। हाँ जी, ये जो कैटेगरी है, ये जो लोग हैं, ये अपील कब फाइल करेंगे? जब इनके अगेंस्ट में ऑर्डर आया। और एसएससी कब फाइल करेगा? जब एसएससी के अगेंस्ट में ऑर्डर आया। ऑब्वियस सी बात है ये, बिल्कुल। हाँ जी, तो यहाँ पे भी दोनों जने अपील फाइल कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी फाइल कर सकता है और एसएससी भी फाइल कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप उठा के आपके अगेंस्ट में जजमेंट आ गया आईटीएटी में और आपने अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट में। नो, इट इज़ नॉट द केस। यहाँ पे कुछ एडिशनल राइडर्स हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट। अपील शैल बी हर्ड बाय नॉट लेस देन 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मिनिमम 2 जजेस जो हैं वो अपील को सुनेंगे। मीन्स द बेयर मिनिमम बेंच हैज़ टू बी द 2 जज बेंच। इफ़ हाई कोर्ट सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाई कोर्ट में वो ही मैटर जाएगा जहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है डिस्प्यूट के अंदर। 2 तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं। एक होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाँ जी, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो आपकी फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो ही मैटर आगे शिफ्ट होके हाई कोर्ट में अपीलेबल है। अदरवाइज वो हाई कोर्ट में अपीलेबल नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा दैट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तभी आपकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में एडमिट होगी। अदरवाइज आपका अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मैटर है तो आईटीएटी इज़ द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी। उसके बाद आप कहीं भी अपील फाइल रिलीफ के लिए नहीं कर सकते हैं अगर आपका फैक्चुअल केस वाला मैटर है तो। अभी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इशू मस्ट बी डिबेटेबल। इशू जो है वो हाईली डिबेटेबल होना चाहिए। नॉट प्रीवियसली सेटल बाय लॉ ऑफ लैंड, जो कि सेटल्ड नहीं किया गया है अभी तक लॉ ऑफ लैंड द्वारा। शुड नॉट बी सेटल्ड बाय बाइंडिंग प्रेसिडेंट, जो पुराने जजमेंट्स हैं जो बाइंडिंग हैं डिपार्टमेंट पे भी और एसएससी पे भी, उनके द्वारा भी इशू जो है वो सेटल नहीं किया गया है। मस्ट हैव अ मटेरियल बियरिंग ऑन डिसीजन ऑफ द केस। हाँ जी, जिसका केस के डिसीजन पे जो है वो एक मटेरियल बियरिंग है, मतलब कि उस डिस्प्यूट का सीधा सीधा कनेक्शन है इस पर्टिकुलर केस के जो है फैक्ट्स हैं उससे। इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे किसी एक सेक्शन का कोई इंटरप्रिटेशन इशू है तो उसको आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में ले जा सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है हाई कोर्ट में अपील फाइल करने की? विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जब आपको मिला उसके 120 दिन के भीतर में आपको अपील फाइल करनी होती है हाई कोर्ट में। हाँ जी, फीस क्या लगती है? फीस लगती है एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। जुरिसडिक्शन कैसे डिसाइड होगा हाई कोर्ट का? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहब कौन सी हाई कोर्ट में जो है हमें अपील फाइल करनी है, तो उसका जुरिसडिक्शन डिसाइड करने का तरीका है जो साहब एओ का जुरिसडिक्शन होगा। लोकेशन ऑफ एओ को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो जो एओ का जुरिसडिक्शन होगा उसकी जो रिलेवेंट स्टेट हाई कोर्ट होगी वहाँ पे जो है वो आपको अपील फाइल कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान के एक शहर का, मान लीजिए जयपुर का कोई मैटर है, तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी है विच इज़ ऑल्सो इन जयपुर, तो आपको हमेशा लोकेशन ऑफ एओ जो है वो कंसिडर करनी है इस केस में। हाँ जी, नेक्स्ट और फाइनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिसाइडिंग अथॉरिटी है हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी, वापस से रिवाइज करते हैं कि हमने कौन कौन से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पढ़े। सबसे पहला क्या था? यस प्लीज़, यस एवरीबडी। सबसे पहला क्या था? डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। उसके बाद हमारे पास आती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, उसके बाद आती है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद है हमारे पास हाई कोर्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 261 एंड 262। अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके रिलीफ के लिए आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी वापस से दोनों अपील फाइल कर सकते हैं। एक एसएससी भी फाइल कर सकता है और एक डिपार्टमेंट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है रिलीफ के लिए। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं दैट हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर अपील। हाई कोर्ट को सर्टिफाई करके देना पड़ेगा कि साहब ये जो केस है, जो मैं डिसीजन दे रही हूँ, जो मैं ऑर्डर इशू कर रही हूँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आगे अपीलेबल है। अगर हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर देती है टू गिव सच सर्टिफिकेशन, राइट, तो आप आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पावर्स को यूज़ करते हुए स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने डिसीजन दे दिया, देन इट बिकम्स द लॉ ऑफ लैंड। वो हम सब के लिए जो है वो हम सबको जो है वो ऑनर करना है, हम सबको मानना है।
तो ये थी हमारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की चेन। एक बार और वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, उसके बाद इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल और उसके बाद हाई कोर्ट और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी, अब यहाँ पे कुछ मॉनेटरी लिमिट हैं साहब जो कि डिपार्टमेंट के लिए फिक्स है, एसएससी के लिए नहीं। इट इज़ ओनली फॉर डिपार्टमेंट। यस, प्लीज़ माइंड दिस इज़ ओनली फॉर डिपार्टमेंट, नॉट फॉर एसएससी। एसएससी कितने भी अमाउंट पे उसकी विल है कि वो आगे अपील फाइल करे या ना करे, बट डिपार्टमेंट का एक जो है वो उन्होंने एक मॉनेटरी लिमिट डिसाइड कर रखी है कि साहब इतनी मॉनेटरी लिमिट के ऊपर अगर डिस्प्यूट होगा तो ही हम आगे अपील फाइल करेंगे, अदरवाइज हम अपील फाइल नहीं करेंगे। द रीज़न बीइंग, डिपार्टमेंट जब भी अपील फाइल करता है तो उसकी बहुत सारी कॉस्ट इनकर होती है पूरे अपील के प्रोसेस में, राइट। तो डिपार्टमेंट ये कॉस्ट जो है वो बचाना चाहता है, इसलिए ये मॉनेटरी लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है। एसएससी जो है वो कितने भी अमाउंट पे जो है वो आगे अपील ले सकता है, अपील का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि एसएससी को उसकी जेब से उस एक्सपेंस को बियर करना होता है जो भी अपील प्रोसेस का खर्चा होता है। तो यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट देखते हैं। बिफोर आईटीएटी में अपील फाइल डिपार्टमेंट तभी करेगा जब 50 लाख से ऊपर की डिमांड होगी। हाई कोर्ट में अपील फाइल तभी होगी जब 1 करोड़ से ऊपर की जो है वो डिमांड होगी, और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल तभी होगी जब 2 करोड़ से ऊपर की डिमांड होगी। अगर डिमांड इनसे कम अमाउंट की है तो डिपार्टमेंट आगे अपील फाइल नहीं करेगा। अगर वो डिसीजन एसएससी के फेवर में है तो वहीं पर ही जो है वो प्रोसेस रुक जाएगा। सेफ हार्बर रूल्स क्या हैं? हाँ जी, सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं? अब सेफ हार्बर रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेफ हार्बर रूल्स आप ये कह सकते हैं कि साहब लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए, आगे डिस्प्यूट्स को रिड्यूस करने के लिए एक मार्जिन ऑफ वेरिएशन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सर्कुलर के माध्यम से जो है वो हर साल डिसाइड करता है कि साहब अगर आपकी आर्म लेंथ प्राइस में इतना वेरिएशन होगा तो उसको हम मान लेंगे, उस पर हम आगे डिस्प्यूट रेज नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सेफ हार्बर रूल। क्यों लाए जाते हैं? डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए लाए जाते हैं, लिटिगेशंस ना हो, बहुत ज़्यादा झगड़े बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एसएससी ना हो। क्यों? क्योंकि एक टॉलरेबल लिमिट दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए ये कह दिया कि साहब अगर आपका एनपी इन कंपैरिजन टू द टर्नओवर अगर 20% से 25% के बीच में है तो ये मान लिया जाएगा। तो जो आपकी एएलपी है, आर्म लेंथ प्राइस, जो आपने टीपी कैलकुलेट करी है, वो ये मान लिया जाएगा कि आपने अकॉर्डिंग टू द एएलपी प्रिंसिपल्स कैलकुलेट करी है। इनको कहते हैं हम सेफ हार्बर रूल्स। हाँ जी, ये एप्लीकेबल होते हैं 1 अप्रैल 2009 से। अगर आप सेफ हार्बर रूल्स के पैरामीटर में आते हैं तो आपके ऊपर जो है वो डिमांड्स रेज नहीं की जाएगी। सेफ हार्बर रूल्स मीन्स यू आर ऑन द सेफ हार्बर। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डिपार्टमेंट के विद इन द गिवन पैरामीटर्स में जो है वो आपकी आर्म लेंथ प्राइस फॉल करती है। 1 अप्रैल 2009 से एप्लीकेबल हैं। रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन 92CB, सेक्शन 92C एंड CA। किसके पास पावर है इशू करने की? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रिस्क्राइब करती है सेफ हार्बर रूल्स। सेफ हार्बर मीन्स सर्कमस्टांसेस इन विच इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी। मतलब कि अगर आप सेफ हार्बर रूल्स को सेटिस्फाई करते हो तो जो भी ट्रांसफर प्राइसिंग एसएससी ने डिक्लेयर की है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, वो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उस पर डिस्प्यूट रेज नहीं किया जाएगा।